हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा केंद्र, आप जानते हैं कि अपना देश साहित्य और शिक्षा के लिए आज से हजारों साल पहले भी काफी आगे रहा है। और जब शिक्षा में आगे रहा है, साहित्य में आगे रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई एक ऐसा शिक्षा केंद्र रहा होगा जिसने इन चीजों को संरक्षण दिया होगा या इनको विकास प्रदान किया होगा। तो आज जो हमारी चर्चा है वो भारत के एक प्राचीन शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय नालंदा से संबंधित है। आज के समय में तो विश्वविद्यालय के एक शहर में सैकड़ों या दर्जनों होते हैं, लेकिन आज से 2,500-3 हजार साल पहले विश्वविद्यालय का मतलब था देश या एक या दो संस्था। तो उसी में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में एक शिक्षा केंद्र के रूप में माना गया है और यहाँ पर देश विदेश से पढ़ने छात्र आज से हजारों साल पहले आते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म के महायान धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य बौद्ध धर्म व अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय आज के बिहार राज्य में पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक गांव के पास स्थित था। अलेक्जेंडर कर्निघन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का अंदाज बयां करते हैं। अनेक पुराभिलेख और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए चीनी यात्री हुएनसांग और इतिसिंग ने भी अपनी यात्रा विवरणों में इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी दिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आकर के 1 वर्ष तक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध शारिपुत्र का भी जन्म इसी विश्वविद्यालय में हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को है और जिनका शासनकाल 450 से 470 ईस्वी का रहा है। इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया गया और गुप्त वंश के पतन के पश्चात जो प्रभावशाली शासक थे जैसे कि हर्षवर्धन या बंगाल के पाल शासक, उनके भी द्वारा इस विश्वविद्यालय को संरक्षित किया गया। इसके अलावा स्थानीय शासकों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ अनेक विदेशी शासकों से भी इसको अनुदान मिला था। ये विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय रहा है। विकसित अवस्था में इसमें लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक रहे हैं। 7वीं शताब्दी में जब हुएनसांग भारत आता है तो उस समय उसने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1,510 आचार्य कार्यरत थे। इस विश्वविद्यालय ने भारत में ही नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों में कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी अपने यहाँ विद्यार्थियों को आकर्षित किया था। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर के उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में फैला यह विश्वविद्यालय
स्थापत्य कला की दृष्टि से एक अद्भुत नमूना था और इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए मुख्य द्वार थे और उत्तर से दक्षिण दिशा में मठों की एक लंबी कतारें बनी थी और उन्हीं के सामने भगवान बुद्ध की सुंदर खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में उस जमाने में 7 बड़े कक्ष और 300 अन्य छोटे छोटे कमरे थे, जिसमें व्याख्यान हुआ करते थे। जब यहाँ की खुदाई अलेक्जेंडर जी के द्वारा कराई गई तो ये मठ 1 से भी अधिक मंजिलों के बने मिले थे और उस समय 13 मठ सही अवस्था में मिले थे। कमरों में यहाँ पर जो अवशेष प्राप्त हुए थे उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया था कि यहाँ पत्थरों की चौकी होती थी जिस पर लेटा जाता था या सोया जाता था। इसके अलावा दीपक और पुस्तक रखने के लिए भी आले बनाए गए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर और अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष इस परिसर में स्थित थे। तो आप इससे आकलन कर सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय आज से हजारों साल पहले कितना खूबसूरत रहा होगा। इस संपूर्ण विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या उस समय प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति को 2 परामर्शदात्री समितियां परामर्श देने का काम करती थी। प्रथम जो समिति थी वो शिक्षा संबंधी और पाठ्यक्रम संबंधी परामर्श देती थी, जबकि जो दूसरी एक अन्य समिति थी वो सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था की देखभाल करती थी। उस समय विश्वविद्यालय को 200 गांवों से जो प्राप्त उपज होती थी और जो उससे राजस्व प्राप्त होता था उसी से विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था और उसी से इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को आवास, कपड़े और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। इस विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भी 3 श्रेणियां होती थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी। इसमें जो उच्च कोटि के अध्यापक थे वो प्रथम श्रेणी में रखे जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास में आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमत और स्थिरमत प्रमुख आचार्य रहे। 7वीं शताब्दी में जब हुआंशांग नालंदा आता है तो उस समय विश्वविद्यालय के प्रमुख या कुलपति शीलभद्र होते हैं और शीलभद्र एक महान आचार्य, एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अगर हम प्रवेश की स्थिति देखें तो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और अनेक चरणों से गुजर करके प्रतिभाशाली छात्र ही इस विद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना पड़ता था और विश्वविद्यालय में विश्व का ये पहला हमें दृष्टांत मिलता है जब शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करते हुए एक कठिन परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी को ही प्रवेश दिया जाता था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान देकर के शिक्षा प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुस्तकों से भी व्याख्यान होता था, शास्त्रार्थ होता था और दिन के हर प्रहर अध्ययन और शंका समाधान चलता रहता था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंध, असंग और धर्मकीर्त की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन उस काल में होता था। इसके अलावा वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष विद्या, योग शास्त्र,
चिकित्सा शास्त्र के भी पाठ्यक्रम उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में संचालित थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला कि धातु की मूर्तियां बनाने का विज्ञान का भी अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग स्थित था। नालंदा में सहस्त्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का या 9 मंजिल का एक विशाल पुस्तकालय स्थित था और नालंदा के उस विशाल पुस्तकालय में 3 लाख से भी अधिक पुस्तकों का एक अनुपम संग्रह होता था। इस पुस्तकालय में उस समय सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध थी। ये जो पुस्तकालय था ये 3 विशाल भवनों में संचालित था और तीनों विशाल भवनों के अलग अलग नाम थे। पहला था रत्न रंजक, दूसरा था रत्नोदधि और तीसरा जो था वो रत्न सागर। इन्हीं तीनों में इसका पुस्तकालय संचालित होता था। रत्नोदध जो विशाल कक्ष था, यहाँ पर जो पुस्तकालय थी वो हस्तलिपियों से जो लिखी हुई पुस्तकें थी उनका संग्रह होता था और उनमें अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां उस समय चीनी यात्री अपने साथ अपने देश को ले गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बनाए गए थे, जिनमें वो अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था होती थी। एक कमरे में एक या एक से अधिक वो जो छात्र होते थे उनको भिक्षु कहते थे, वो लोग निवास करते थे। प्रत्येक छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी योग्यता की जांच करने के बाद यहाँ कमरे दिए जाते थे और इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ बना करके किया जाता था। तो जो आज हमारी छात्र संघ की परिकल्पना है वो आज से 1500 साल पहले भी व्याप्त थी और नालंदा विश्वविद्यालय में संचालित थी। उस समय यहाँ छात्रों के अपने संघ होते थे और वो स्वयं इसकी व्यवस्था और चुनाव करते थे। ये संघ संबंधित छात्रों के विभिन्न मामले जैसे छात्रावास आदि का प्रबंध या भोजन आदि का प्रबंध करते थे। उस समय छात्रों को कोई आर्थिक चिंता नहीं होती थी, क्योंकि उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क होते थे। 13वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय का पूर्णतः अवसान हम देखते पाते हैं। मुस्लिम जो इतिहासकार हैं मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यहाँ पर 13वीं शताब्दी से पहले तीर्थकों और भिक्षुओं में आपसी झगड़े होने लगे। उसी समय इस विश्वविद्यालय पर तुर्की आक्रमण भी होता है और जिससे काफी नुकसान होता है। पहला जो इस विश्वविद्यालय पर आघात होता है वो मिहिर कुल के द्वारा किया जाता है। 1199 में इसी तरह तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से जला करके नष्ट कर दिया जाता है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि प्रसिद्ध चीनी विद्वान और यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ संस्कृत और दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था और अपनी यात्रा वृतांत में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफी कुछ लिखा था। ह्वेनसांग ने लिखा था कि जब सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे तो उस समय ये विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त रहा है। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था और विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का यहाँ पर समाधान करते थे। इसी तरह से चीनी यात्री इत्सिंग ने बताया था कि विश्वविद्यालय में विख्यात विद्वानों के नाम उस समय विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर सफेद अक्षरों या श्वेत अक्षरों में लिखाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं वो 14 हेक्टेयर में
मिले हैं। खुदाई में मिली जितनी इमारतें हैं वो लाल पत्थरों से बनी हुई मिली हैं। ये परिसर देखा गया तो उत्तर से दक्षिण की ओर बना था। आज भी यहाँ पर 2 मंजिला इमारत के अवशेष सुरक्षित हैं और वो दिखाई पड़ते हैं। इस विश्वविद्यालय में एक छोटा सा प्रार्थना घर भी था और वो भी पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में मिला है, जहां पर भगवान बुद्ध की भग्न प्रतिमा स्थित है। आज भी इस विश्वविद्यालय के अवशेष को देखने पर आप उसके विहंगम दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। आज जो है हमने भारत के उस ऐतिहासिक शिक्षा केंद्र का जिक्र किया है जिसको अभी तक आपने इतिहास की पुस्तकों में ही पढ़ा था, और कई जगह पर आप ये पढ़ते हैं कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जो इसके पुस्तकालय को जलवाया गया था, वहां पर इतनी पुस्तकें थी कि उसमें 2-3 वर्षों तक लगातार आग जलती रही। और अगर आप सोचिए कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण इस विश्वविद्यालय पर ना होता तो हमारी संस्कृत की ये धरोहर और 3 लाख पुस्तकों का एक जो अद्भुत संगम था, उस हिसाब से आज हमारा साहित्य, हमारी संस्कृत और हमारे ज्ञान और विज्ञान का स्तर विश्व में कितना आगे होता।